इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, ऑब्वियसली द नेम इटसेल्फ डिनोट्स कि आप इन्वेस्ट करोगे कोई कंपनी का शेयर्स में। इसके पहले कौन सा चैप्टर, कौन सा पार्ट किए थे हम लोग? किए थे इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो डिबेंचर्स हो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो, तो आपको बदले में क्या मिलता है? इन्वेस्टमेंट करोगे तो यू गेट इंटरेस्ट। तो हम लोग का जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट था, डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, कॉस्ट, इंटरेस्ट, यहां हो जाएगा जब आप इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे, यू विल रिसीव डिविडेंड। तो डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, कॉस्ट, देन डिविडेंड का कॉलम आएगा। बहुत जन, हम आपको लास्ट क्लास भी बोला था, बहुत जन डिबेंचर्स में, सॉरी इक्विटी शेयर्स में वो लोग नहीं लेता है फेस वैल्यू, उसके जगह में दे कंसिडर एज नंबर ऑफ शेयर्स। दैट डिपेंड्स अपॉन यू, यू कैन डू एनी वन ऑफ इट। बट क्या होता है ना, आई सजेस्ट कि देखो आप एक बार इक्विटी शेयर्स में नंबर फॉलो करोगे, डिबेंचर्स में फेस वैल्यू फॉलो करोगे, तो दोनों में सेम चीज फॉलो करो। तो माई सजेशन इज ऑलवेज ट्राई टू फॉलो फेस वैल्यू, बेटर होगा। तो हम लोग को यहाँ पर रिसीव डिविडेंड होता है। अब दिस इक्विटी शेयर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। तो इक्विटी शेयर्स क्लासिफाइड मतलब आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको जो शेयर मिलता है फ्रॉम द कंपनी, दैट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 काइंड ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। एक होता है ओरिजिनल या नॉर्मल शेयर्स। ये शेयर्स को हम लोग खरीदते हैं एकदम, जो वैल्यू उसका मार्केट में मिलता है उस वैल्यू में वी बाई दोज शेयर्स एंड ऑल्सो वी सेल दोज शेयर्स बाई एट नॉर्मल मार्केट प्राइस। बट इसका एक और पोर्शन आता है जिसको बोला जाता है बोनस शेयर्स, और थर्ड वाला पार्ट आता है जिसको बोला जाता है राइट शेयर्स। मतलब आप शेयर्स खरीदे हो तो कंपनी कभी कभार क्या करता है, आपको बोनस शेयर इशू करता है। कंपनी कभी कभार क्या करता है, आपको राइट शेयर इशू करता है। ये आपका ऑप्शन में मतलब नहीं होता है, आपको दे देते हैं वो लोग। तो ये सब का एंट्रीज हम लोग कैसे करेंगे, वही चीज को हम लोग कभी देखना है। जस्ट वेट। तो हम लोग का एक होता है आपको बोनस शेयर मिलता है, एक होता है राइट शेयर्स मिलता है। मतलब आप नॉर्मल शेयर होल्डर हो, यू हैव बॉट नॉर्मल शेयर्स फ्रॉम द कंपनी, कंपनी समटाइम्स इश्यूज बोनस शेयर्स टू यू, कंपनी समटाइम्स इश्यूज राइट शेयर्स टू यू। You need to understand bonus share क्या होता है। Generally इसका idea we all have some basic idea about it. बोनस शेयर कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में देता है, कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में देता है। यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी फॉर दिस शेयर्स। अच्छा है कि बुरा है सर? ऑब्वियसली अच्छा होगा। यू थिंक ना, आपने 1000 शेयर खरीदा, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, सडनली कल सुबह कंपनी बोलता है कि आई विल बी इशूइंग, द कंपनी विल बी इशूइंग बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1:1। मतलब 1000 शेयर पहले इशू किया था, अब और 1000 शेयर इशू करेगा, बट दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। 1:1 मतलब आपके पास 1000 है तो आपको और 1000 मिलेगा, मेरे पास 500 है तो मेरे को और 500 मिलेगा, किसी और के पास 100 है उसको फिर से 100 शेयर मिलेगा। लाइक दिस वे दिस थिंग्स हैपन। बोनस शेयर इज ऑलवेज बॉट और रिसीव्ड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सर बोनस शेयर को हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कैसे डालेंगे? बोनस शेयर को हम लोग डालेंगे टू बैंक, तो होगा नहीं, पैसा तो आपको मिला नहीं, मतलब दिया नहीं आपने, तो आप टू बोनस बोल के डालोगे। फेस वैल्यू, कॉस्ट
फेस वैल्यू में लिखोगे जितना फेस वैल्यू का शेयर मिला, कॉस्ट में आपका नील होगा। गेटिंग मी एवरीबडी? तो इन दिस वे यू विल हैव टू पास बोनस का इशू, ठीक है। नेक्स्ट, ये हो गया मेरा बोनस शेयर्स। अब सर बोनस शेयर को जब हम लोग बेचेंगे तब कैसे बेचेंगे? वो नॉर्मल हो जाएगा जब आप सेल करोगे। जैसे मैंने हम लोग लास्ट क्लास सिखाया था, वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालना पड़ता है, टोटल कॉस्ट कॉलम माइनस क्रेडिट साइड में कॉस्ट कॉलम डिवाइडेड बाय टोटल फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट साइड का फेस वैल्यू, वैसे ही करना है। तो इसका कॉस्ट आपको नील लेना है, बस सिंपल है। हम लोग का इक्विटी शेयर में जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है वो होता है राइट शेयर्स को लेके। व्हाट आई विल बी डूइंग, राइट शेयर्स के बारे में हम अलग से नीचे में डिस्कस कर लेता है, क्योंकि बाकी शेयर्स वाला चीज बहुत इजी है, यू कैन इजीली डू दिस थिंग। राइट शेयर्स को थोड़ा समझा लेते हैं। देखो, जो स्टडी मटेरियल दिया गया आप लोगों को, हमने जो दिया है वहां पर प्रोबेबली पेज 119 में राइट शेयर्स के बारे में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। उसी चीज को हम लोग थोड़ा इलाबोरेटली इलास्ट्रेशन से समझते हैं। First of all, students doesn't even know कि राइट शेयर्स होता क्या है। राइट शेयर्स होता है, यू हैव द राइट, राइट मतलब ऑप्शन, टू बाई or not to buy those shares. Suppose you were holding और आपके पास है 1000 equity shares of rupees 10 each. Company issued right shares at the rate say 1:1. So therefore number of rights to be received is equal to 1000 शेयर था 1:1, मतलब 1000 शेयर्स आपको फिर से राइट में मिलेगा ना। मैंने आपको बोला कि ये राइट शेयर्स खरीदने का आपके पास ऑप्शन दिया जाता है। ऑप्शन का मतलब यू मे और मे नॉट बाई। सर क्यों नहीं खरीदेंगे? सर ये बोनस की तरफ फ्री में नहीं मिलता है। नो, ये बोनस की तरफ फ्री में नहीं मिलता है। नॉर्मली जो मार्केट प्राइस होता है, से मार्केट प्राइस ₹200, आपको राइट शेयर्स दिया गया एट द रेट ₹120। समझ में आया बात को? तो यू हैव ऑफर्ड दिस शेयर्स एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। तो आप सोचो, आप ये शेयर को खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? खरीदोगे तो आपको कितना देना पड़ेगा? 120 करके देना पड़ेगा। तो फायदा क्या? फायदा है कि आप 120 करके खरीदोगे और कल आप उसको 200 रुपए में बेच दो, या जो भी कल प्राइस होगा। ऑब्वियसली 200 से तो 120 नहीं आएगा एक दिन में, तो आपको प्रॉफिट हो जाता है राइट शेयर्स में। बट बहुत जिनका ये भी होता है कि बेकार में हम पैसा इन्वेस्ट क्यों करेगा, हम यहाँ अभी मेरे पास मनी का शॉर्टेज है, आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट, बिकॉज लम सम रुपीज आपको देना पड़ेगा। एक शेयर नहीं होता है। अब सोचो ना, ये 1000 शेयर मैंने एग्जाम्पल दिया, अगर वो 5000 शेयर होता है और 120 के जगह में उसका प्राइस 1000 रुपया होता है, तो लाखों रुपया देना पड़ता है। तो बहुत जन बोलता है आई डोंट वांट टू एक्सरसाइज द राइट्स। अब क्या होता है सुनो, तुमको ऑप्शन मिला राइट शेयर्स खरीदने का, but you don't want to buy. You came to me. Say you are Mr. X and you came to Mr. Y. Mr. Y को आप बोलते हो, पता है मेरा कंपनी ने ना मेरे को 1000 शेयर 120 रुपए में दे रहा है। मिस्टर वाई बोलता है क्या बोलते हो, 200 रुपया का शेयर 120 रुपए में मिल रहा है। बोला हाँ, तो ले लो, अच्छा बात है, तो आपको तो 80 रुपीज का खड़े खड़े प्रॉफिट हो जाएगा पर शेयर। वो बोलते नो, मेरे पास उतना पैसा है नहीं, तो आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट मनी इन दोज शेयर्स नाउ। उसमें बहुत झमेला का बात है, आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट।
मिस्टर वाई फिर मिस्टर एक्स को बोलता है, वाई डोंट यू गिव दोज शेयर्स टू मी। तो मिस्टर वाई को एक्स पूछेगा, तो एक काम करो, तुम कंपनी से डायरेक्टली खरीद लो। बट मिस्टर वाई अगर कंपनी से डायरेक्टली खरीदेगा तो उसको तो 200 रुपया देना पड़ेगा, बिकॉज ही वॉज नॉट द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ही इज द न्यू शेयर होल्डर। उसको राइट शेयर का ऑप्शन नहीं मिला, बट उसको 120 रुपए में चाहिए। तब मिस्टर एक्स बोलता है, सुनो मेरे पास ना ये जो राइट्स आया है ये ऑप्शन है, हम खरीद सकता है, नहीं भी खरीद सकता है। लेट मी डू वन थिंग, लेट मी सेल दिस ऑप्शन टू यू। सेल द ऑप्शन मतलब राइट शेयर खरीदने का एक क्या बोलता है कूपन होता है, जिसको बोला जाता है राइट एंटाइटलमेंट्स। क्या बोलता है? राइट एंटाइटलमेंट्स, आपका अधिकार राइट शेयर खरीदना। ये अधिकार को, ये ओनरशिप को आप बेच दे रहे हो टू मिस्टर वाई। मिस्टर वाई साहब कितना पैसा कोट करोगे? मेरे को स्टूडेंट बोलते हैं 120 रुपया। नो नो नो, 120 रुपया तो कंपनी को देना पड़ेगा। मिस्टर एक्स बोलता है, मेरे पास जितना भी ऑप्शन है 120 रुपीज का 1000 शेयर्स। एक काम करो, तुम मेरे को ₹5 पर शेयर दे दो। मिस्टर वाई खुशी खुशी उसको पे करेगा। तो मिस्टर वाई पेड 5 into 1000, 5000 to X and paid to company 120 into 1000. So now tell me, what is the total amount paid by Mr. Y? मिस्टर वाई पे किया 5 रुपया एक्स को और 120 रुपया कंपनी को। तो अल्टीमेटली मिस्टर वाई पेड टोटल 5 रुपीज प्लस 120 रुपीज, 125 रुपीज पर शेयर। कुछ फायदा हुआ उसका? ऑब्वियसली फायदा हुआ, क्योंकि मार्केट में शेयर तो 200 रुपया करके मिल रहा है। तो वो जो 5 रुपया उसको दिया उसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है, बिकॉज ही इज गेटिंग द शेयर टोटल ऑफ 125। ही कैन सेल दो शेयर्स एट अ मार्केट प्राइस ऑफ ₹200। उसको 75 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। इन दिस वे राइट शेयर टेक्स प्लेस। आई होप एवरीवन इज क्लियर। राइट शेयर में क्या होता है, हमको राइट शेयर मिलेगा तो मेरे पास ऑप्शन रहता है, आई कैन बाई दो शेयर्स एट द डिस्काउंटेड प्राइस, और आई कैन सेल माई ऑप्शन टू सम अदर पर्सन and I will charge some basic commission in that. अब I can sell the whole entitlement, जितना भी मेरे को मिला 1000 शेयर का वो सब बेच दिया, या I can also sell a part of the entitlement, and part of the entitlement I can buy myself, buy it for myself. मतलब 1000 शेयर का ऑप्शन था, हमने 800 शेयर बेचा, 800 शेयर का ऑप्शन वाई को दिया, और बाकी 200 शेयर मैंने 120 रुपया देके खरीद दिया। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? एवरीबडी प्लीज रेस्पॉन्ड। डू लेट मी नो इफ एनी क्वेरीज। नाउ any purchase of right shares will be added to the cost of investment। तो मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आप उसको डेबिट साइड में लिखोगे, टू बैंक फेस वैल्यू कॉस्ट। फेस वैल्यू 100 रुपीज का है और आपने उसको खरीदा से 120 रुपया में, जितना नंबर ऑफ शेयर खरीदोगे इंटू कर दोगे, ये पर शेयर का मैंने बोला। सर व्हाट इफ वी सेल दो शेयर्स और एंटाइटलमेंट बिना खरीदे, शेयर्स को बिना खरीदे मैंने वाई को बेच दिया, तो मेरे पास 5 रुपया करके मिला। दैट इज नोन एज सेल ऑफ एंटाइटलमेंट। सेल ऑफ एंटाइटलमेंट्स will not be recorded
इन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। वाई सर? शेयर्स तो बेच रहे हैं सर। शेयर नहीं बेच रहे हो आप, उसको खरीद के नहीं बेच रहे हो, आप उसको खरीदने से पहले बेच दे रहे हो। तो दैट सेल इज अ क्लियर कट प्योर प्रॉफिट फॉर यू, दैट शैल बी क्रेडिटेड टू योर पीएल अकाउंट, will not be recorded in investment but will be treated as profit and directly recorded in PL account. Got it everybody? तो वो जो 5 रुपया करके आपको मिला वो आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट में मत डालना। बहुत स्टूडेंट्स लोग यहाँ पर इसको डाल देता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे उसको लगता है कि सेल ऑफ राइट शेयर्स हुआ, राइट शेयर्स बिना खरीद के बेचा है। अगर आप खरीद के नहीं बेचते तो हो जाता, मतलब खरीद के बेचते तो ये राइट इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल देता, ठीक है ना? जस्ट वेट। इफ द शेयर्स आर परचेज्ड एट कम राइट, कम राइट बोल के शेयर्स रहते हैं, जैसे कम इंटरेस्ट होता है वैसे ही कम राइट मतलब हो जाता है आप जो शेयर्स खरीद रहे हो आपको पता है कि आपको राइट शेयर्स मिलने वाला है। तो इसके बाद शेयर्स खरीदने के बाद द प्राइस, प्राइस नहीं, प्राइस और कॉस्ट लिखो, मार्केट प्राइस लिखो। इफ मार्केट प्राइस ऑफ दोज शेयर्स falls, then any reduction in the value of investment shall be adjusted against sale proceeds of right entitlements. सेल प्रॉफिट्स ऑफ राइट एंटाइटलमेंट्स। सर मतलब नहीं समझ में आ रहा है? एकदम समझ जाएगा, जस्ट वेट। कभी कभार शेयर्स जब आप खरीदते हो उसमें पहले से डिक्लेरेशन दिया जाता है कम राइट शेयर्स बोल के। कम राइट शेयर्स का मतलब ही हो जाता है कि आपको पता है कि यहाँ पर आपको राइट शेयर्स मिलेगा, यू नो दैट थिंग बिफोर एंड। तो जब राइट शेयर्स देने के बाद क्या होता है ना, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहा है। जैसे ही शेयर्स इशू होता है बोनस में या राइट शेयर्स में, शेयर होल्डर का मेंटेलिटी साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट हो जाता है। आपको पता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट? मतलब सबको पेमेंट करने के बाद कंपनी का जो बचा कुचा पैसा रहता है वो पैसा इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। पहले 1000 शेयर था तो कंपनी का जितना भी प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर वो 1000 जन में बांटा जाता था। अब आपने बोनस शेयर इशू किया, 1000 + 1000 2000, प्रॉफिट तो रातों रात बढ़ेगा नहीं। अब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाता है तो फिर पर शेयर यानी कि अर्निंग पर शेयर ईपीएस विल फॉल। इफ द ईपीएस फॉल्स ऑब्वियसली शेयर होल्डर का साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ जाता है, अरे यार पहले हमको एक शेयर के अगेंस्ट में 10 रुपया मिलता था, अब मेरे को एक शेयर के अगेंस्ट में 5 रुपया मिलेगा, कम हो गया मेरा अर्निंग, राइट? तो वो लोग का इंट्यूशन खराब हो जाता है, वो लोग का एक्सपेक्टेशन कम हो जाता है एंड प्राइस ऑफ द शेयर नॉर्मली फॉल्स। ये है फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन पता है क्या होता है? जैसे ही आपको फ्री में शेयर मिला, थिंक अबाउट योरसेल्फ, जैसे आपको फ्री में कुछ शेयर मिला आप क्या करोगे? होल्ड करके रखोगे? नो, आपको पैसा कमाने का मन करेगा। आपको लगेगा कि यार बोनस में मिला, जैसे ही मिलेगा हम बेचेंगे, पैसा कमाएंगे।
वो पैसा मेरा बैंक में रखेगा या पार्टी करेगा, कुछ भी करेंगे, क्योंकि यू गॉट दो शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सबका मन में ये लालच आ जाता है कि उसको बेच के हम पैसा कमाएंगे। नाउ थिंक व्हेन यू आर सेलिंग, जैसे आपने सोचा मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स बोनस मिलने के बाद दे ट्राई टू सेल ऑफ देयर शेयर्स, एटलीस्ट बोनस वाला पोर्शन का कुछ परसेंटेज वो लोग सेल करने का कोशिश करता है। एंड मार्केट का कंडीशन तो वैसे ही होता है, द मोर यू वांट टू सेल द शेयर द प्राइस विल फॉल। जितना आपका डिमांड रहेगा, यू वांट टू बाई मोर एंड मोर शेयर्स, प्राइस बढ़ेगा। जितना आप सेल करोगे, बायर्स विल बी लेस, सेलर्स विल बी ज्यादा, सेलर ज्यादा होगा तो द प्राइस विल ऑटोमेटिकली फॉल। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस बोनस और राइट शेयर देने के बाद प्राइस ऑफ शेयर फॉल्स, कम हो जाता है। तो वो अगर कम हो जाता है, वो आपका कम राइट है, तो उसमें जितना भी कम होगा ना, दैट विल बी एडजस्टेड फ्रॉम सेल ऑफ राइट एंटाइटलमेंट्स। तो समझा नहीं, हम आपको समझा रहे हैं। से कॉस्ट ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 50,000, राइट एंटाइटलमेंट्स। देखो राइट शेयर नहीं बता रहे, राइट शेयर तो आपको खरीदने के बाद आप बेचोगे तो राइट शेयर होगा। राइट एंटाइटलमेंट उसी को बोलता है खरीदने से पहले ही आपने उसी को बेच दिया। तो राइट एंटाइटलमेंट्स सोल्ड फॉर ₹15,000, ठीक है। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट इशू, राइट शेयर डिक्लेरेशन देने के बाद कंपनी का मार्केट प्राइस फॉल्स टू 40,000 रुपीज। पहले कितना था? पहले था 50, अब कितना हो गया 40। रिडक्शन कितना हुआ 10, लेकिन आपने 15,000 कमाया भी है। तो एक काम करो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे ये जो राइट एंटाइटलमेंट का 15,000 हुआ, बाई बैंक राइट एंटाइटलमेंट्स कॉस्ट कॉलम में, नॉट फेस वैल्यू, आई एम इग्नोरिंग डिविडेंड। ओके, डिविडेंड एकदम सिंपल होता है। यहां पर 10,000 डाल दोगे तो यहां पर टू बैलेंस बीडी था हम लोग का, फेस वैल्यू और कॉस्ट बैलेंस था हम लोग का 50,000, और यहां पर 10,000 डाल दिया मैंने, तो मेरा बैलेंस कितना हो गया? अभी हम 40,000 हो गया, मार्केट वैल्यू में आ गया। तो ये 10,000 मेरा 15,000 का पार्ट है राइट एंटाइटलमेंट्स। तो फिर से हम आपको बता रहे हैं, 10,000 एडजस्टेड इन इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड बाकी का 5,000 क्रेडिटेड टू पीएल। प्रॉफिट होगी आपका। समझ में आया बात को? क्या हुआ? पूरा राइट एंटाइटलमेंट आपने बेचा था 15,000। अगर ये कम राइट नहीं होता तो हम लोग का ये पूरा 15,000 पीएल में डालता, प्योर प्रॉफिट बाई सेल ऑफ राइट एंटाइटलमेंट पीएल अकाउंट पे डायरेक्ट 15,000। लेकिन इन दिस केस आफ्टर द राइट शेयर्स योर वैल्यू ऑफ शेयर्स फेल डाउन टू 40,000। तो कितना से फॉल हुआ? 10,000 से फॉल हुआ। तो ये 10,000 का फॉल हम लोग एडजस्ट करेंगे सेल ऑफ एंटाइटलमेंट से, तो 10,000 इन्वेस्टमेंट में आ गया और बाकी 5,000 पीएल अकाउंट में डाल दिया और मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया 40,000। प्लीज एवरीबडी गो थ्रू दिस एडजस्टमेंट्स। इसका सम्स हम लोग करेंगे, देन वी विल बी क्लियर मोर। प्लीज लेट मी नो वेदर इट इज ओके और नॉट। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है, मिस्टर कृष्णमूर्ति परचेज 1,000 इक्विटी शेयर्स
of ₹100 each in Telco Limited. अब इस वाला सम में आप देखोगे यहाँ पर आपको ब्रोकरेज दिया हुआ है. हम लोग ब्रोकरेज का सम एक और किया था लास्ट फर्स्ट क्लास का लास्ट सम. वहां पर हम लोग ब्रोकरेज को कैलकुलेट किए थे फेस वैल्यू के ऊपर, बिकॉज दैट वाज रिलेटेड विद डिबेंचर्स. दिस इज इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर में ब्रोकरेज ऑलवेज दिया जाता है फेस वैल्यू प्लस कॉस्ट प्राइस. जो कॉस्ट प्राइस होता है, जो प्राइस आपने दिया है उस प्राइस के ऊपर कैलकुलेशन होगा. ऑलवेज रिमेंबर, brokerage on equity share will be calculated on the net amount that you are paying to the company. Okay. अब ये वाला सम में डिविडेंड्स के बारे में कुछ बोला नहीं है. इफ यू कुड गो थ्रू द सम, you will find Mr. Krishnamurthy purchased 1000 equity share of ₹100 each in Telco Limited at the rate 120 each from a broker. तो 120 रुपए में खरीदा जा रहा है. हम आपको पहला क्लास में ये भी बोला था कि ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज पूरा सेकेंडरी मार्केट को लेकर चल रहा है. दिस इज नॉट एन आईपीओ. आईपीओ में आप शेयर खरीदा वो तो लॉन्ग टर्म हो जाता है. शॉर्ट टर्म में नॉर्मली सेकेंडरी मार्केट में होता है, तो हम लोग ब्रोकर से खरीदते हैं. ब्रोकर किसी और से खरीद के रखा हुआ है उसके पास. तो इन दिस केस 2% ब्रोकरेज दिया हुआ है, तो हमको ब्रोकरेज ऐड करना है. एक और चीज दिया हुआ है, ही इनकर्ड 50 पैसा पर 100 एज कॉस्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर स्टैम्प्स. तो ये भी एक कॉस्ट हो गया, कैपिटल कॉस्ट, जो मेरा इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट के साथ जुड़ जाएगा. तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ परचेज. वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज. यहां पर सबसे पहले आप लिखोगे अमाउंट पेड. अमाउंट पेड में नंबर ऑफ शेयर्स खरीदा था 1000 इक्विटी शेयर्स. एक एक शेयर का दाम था 120 करके. इट इज कमिंग टू 1,20,000. एड ब्रोकरेज. ब्रोकरेज एट द रेट 2%. शेयर्स में एक्चुअल प्राइस के ऊपर ब्रोकरेज होगा, तो 2% ऑफ 1,20,000 2,400 plus share transfer stamps. $50 per 100. 0.50 divided by 100 into what is the total amount that you are paying? You are paying 1,20,000. Mind it, शेयर ट्रांसफर स्टैम्प्स कभी भी ब्रोकरेज के ऊपर नहीं होगा. ब्रोकरेज में थोड़ी स्टैम्प लगता है. शेयर जब ट्रांसफर होता है तब हम लोग का स्टैम्प पेपर में ट्रांसफर होता है. तो उसमें जो वैल्यू दिया हुआ है शेयर्स का 1,20,000, उसके ऊपर करना है हम लोग का स्टैम्प का चार्जेस. तो 1,20,000 divided by 100 into 0.5, 600 रुपीज. प्लीज आप लोग इसको 50 पैसा को 0.50 लिखना, सिर्फ 50 मत लिखना. सिर्फ 50 लिखोगे तो 50% हो जाएगा, गलत हो जाएगा. 50 पैसा 1 रुपया में नहीं, 50 पैसा 100 रुपया में. तो लेट अस टोटल दिस थिंग. 1,23,000 is the amount that you have paid. ये हो गया मेरा वर्किंग नोट नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है bonus was declared in the ratio of 1:2. Before and after the record date of bonus share, the shares were quoted at
175 एंड 90 देखा, बोनस के बाद शेयर का प्राइस फॉल हो गया। लेकिन हमने जो एडजस्टमेंट सिखाया था वो तो राइट शेयर में होता है, बोनस में ऐसा कुछ होगा नहीं। तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स दैट यू विल बी गेटिंग इन एज बोनस। तो उसका वर्किंग नोट 2 बनाओ। नंबर ऑफ शेयर्स रिसीव्ड एज बोनस इज इक्वल टू, हम लोग के पास कितना शेयर था, हम लोग के पास 1000 शेयर था। 1000 शेयर का बोनस का रेशियो क्या बोला, 1:2, मतलब 2 के बदले 1। 500 शेयर मेरा बोनस आ गया, और इसका फेस वैल्यू कितना होगा, 500 इंटू फेस वैल्यू 100 रुपीज करके 50,000 फेस वैल्यू। वर्किंग नोट 2 डन। इसके बाद क्या बोलता है, ऑन 31/3/2013 कृष्णमूर्ति सोल्ड बोनस शेयर टू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% ब्रोकरेज। तो वो बोनस शेयर बेचा है, तो हम लोग को उसका कॉस्ट, सेल प्रॉफिट एंड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बोनस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेल प्रॉफिट्स। बोनस का सेल प्रॉफिट्स में हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स कितना था, 500 शेयर्स था। 500 शेयर्स को कितना में बेचा वो बोला नहीं है, ऑब्वियसली मार्केट प्राइस में बेचोगे, राइट। बोनस के पहले का मार्केट प्राइस था हम लोग का 175। बोनस के बाद मार्केट प्राइस कितना हो गया, 90 रुपीज। तो बोनस मिलने के बाद आप बोनस का बेचोगे, राइट। तो मिलने के बाद आप बेचने जाओगे तभी मार्केट प्राइस कितना हो गया, 90 रुपीज। तो 500 शेयर इंटू ₹90, 45,000 रुपीज का आपका सेल्स हुआ। ब्रोकरेज है, डोंट फॉरगेट ब्रोकरेज सेल्स में माइनस हो जाता है। ब्रोकरेज का परसेंटेज कितना दिया हुआ है, ब्रोकरेज का परसेंटेज वही चीज 2% दिया हुआ है। 2% ऑफ व्हाट, नॉट ऑन फेस वैल्यू, एक्चुअल प्राइस। शेयर्स में ऑलवेज ऑन एक्चुअल प्राइस। तो 45,000 का 2%, 900 रुपीज। ये माइनस करके हमको पैसा मिलेगा, तो 44,100 रुपीज आपको मिला। अब इसका प्रॉफिट और लॉस निकालना पड़ेगा। यहां पर स्टूडेंट लोग एक गलती कर देता है, वो लोग करता है कि अरे बोनस तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिला, तो इसका कॉस्ट लेस कॉस्ट जो करते हैं हम लोग प्रॉफिट निकालने के लिए, सेल्स माइनस कॉस्ट, तो कॉस्ट तो जीरो है, तो पूरा 44,100 उसका प्रॉफिट हो जाएगा। गलत, इसका कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के हिसाब से निकालना पड़ेगा, जो हम लोग निकाल पाएगा जब हम लोग अकाउंट बनाएंगे। लास्ट सम की तरह लास्ट क्लास में सीखा था, इसको हम लोग खाली छोड़ देंगे, ठीक है। After moving on from here, let us find out is there any other adjustment. No, there are no other adjustment. Let us start with our investment account. लिखो, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर कृष्णमूर्ति। चलो जगह छोड़ के, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर कृष्णमूर्ति, क्या खरीदा है, इक्विटी शेयर्स ऑफ टेलको लिमिटेड, राइट। अब लिखो यहां पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द year ending 31/3/2013.
ब्रैकेट में लिख लो क्या खरीद रहे हो आप, इक्विटी शेयर ऑफ टेल्को लिमिटेड। फॉर्मेट डिविडेंड है नहीं तो अमाउंट पर्टिकुलर्स के बाद दो ठो अमाउंट कॉलम डालोगे आप। डोंट फॉरगेट टू गिव डेट कॉलम। डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, कॉस्ट। डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, कॉस्ट। क्रेडिट, डेबिट। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर परचेज, मतलब मिस्टर कृष्णमूर्ति इज परचेजिंग, उसके पास कोई बैलेंस नहीं था। तो 1/4/2013 टू बैंक, वर्किंग नोट नंबर 1 बना के रखे थे आप। 1,23,000 कॉस्ट कॉलम में। फेस वैल्यू होगा उसका 1000 इंटू 100, 1 लाख। सर ब्रोकरेज, अरे ब्रोकरेज से ऐड होके आया है सर, वो स्टैम्प पेपर वो भी ऐड होके 1,23,000 आ रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट 31/1/2013, अच्छा ये मैंने गलत लिखा, इसका डेट 1/4/12 होगा। फिर जनवरी का महीना में आपको बोनस मिला, बोनस का तो आपको लिखना है 2 बोनस बोल के। बोनस में मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स मिला था 1:2, हम लोग वर्किंग नोट बनाए थे 500 का फेस वैल्यू 50,000। और सर कॉस्ट, अरे कॉस्ट तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो बोनस शेयर बोल के लिखो। नेक्स्ट 31/3/2013 कृष्णमूर्ति सोल्ड बोनस टू अ ब्रोकर। तो 31/3/2013 बाई बैंक, बोनस गॉन, तो 50,000 रुपीज फेस वैल्यू। वर्किंग नोट में आ जाओ, वर्किंग नोट में आप देखोगे वहां पर हम लोग उसको बेचा है, मतलब सेल प्रॉफिट 44,100 ब्रोकरेज छोड़ के, तो कॉस्ट में आप 44,100 लिखो। तो ये एंट्री होने से पहले हम लोग का डेबिट साइड में क्या क्या है, कॉस्ट 1,23,000 और फेस वैल्यू टोटल कितना है 1.5 लाख। तो फिर कॉस्ट में 1,23,000 इज द कॉस्ट ऑफ टोटल फेस वैल्यू 1.5 लाख। तो 50,000 के लिए कितना होगा, सिंपली यूनिटरी मेथड कर रहे हैं हम लोग। 1,23,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000 इंटू 50,000, 41,000 आ गया मेरा कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। तो हम लोग का प्रॉफिट आ जाता है 3,100 का। टू PL 31/3/2013 3,100। अच्छा इसका वर्किंग नोट डाल देना, नंबर 3 शायद। अब हम लोग का बैलेंस करना है। बैलेंस में कितना बैलेंस आ रहा है देखो तो, 44,100 माइनस 1,26,100, तो 82,000 का मेरा बैलेंस आ रहा है, राइट। 82,000 मेरा बाई बैलेंस सीधी आएगा, कितना के लिए, 1 लाख के लिए। तो नीचे में थोड़ा लिख लो अपना अंडरस्टैंडिंग के लिए, बैलेंस कॉस्ट ऑफ
₹1 lakh equity shares is equal to 82,000. अच्छा, 1 लाख इक्विटी शेयर फेस वैल्यू है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा? 1000 शेयर्स। तो 1 लाख शेयर का 82,000। देयरफॉर कॉस्ट पर शेयर कितना आ रहा है? 82,000 डिवाइडेड बाई 1000, यानी कि ₹82 पर शेयर। And what is your market price per share given at the last line of the question? Market price per share बोला है 90 रुपीज करके, बिकॉज बोनस के बाद 90 रुपीज है। तो we will have to value the closing stock on cost or market price, whichever is lower. Therefore, investment shall be balanced at cost or market price, whichever is lower. That is ₹82,000। ठीक है, तो ये हम लोग का बैलेंस में डालना पड़ेगा। सर ऐसे दिखाना पड़ेगा? हाँ, दिखा दीजिएगा, शेयर्स के लिए एटलीस्ट दिखा दीजिएगा। तो 31,313 बाई बैलेंस कैरेड डाउन, यहाँ पर 1 लाख और यहाँ पर 82,000। ये बैलेंस हम सिर्फ इस सम के लिए दिखाया है, बाकी सम के लिए हम जगह छोड़ देगा, आप लोग लिख लेना नोट। ये मेरा ओवर हो जाता है सम नंबर 11। Come to question number 14. On 1st April 2011, Rajat has 50,000 equity shares of P Limited. Has, ठीक है, बैलेंस BD at a book value of 15 per share। 50,000 इक्विटी शेयर उसका नंबर है, फेस वैल्यू उसका 10 रुपया है, तो 5 लाख उसका फेस वैल्यू आ जाता है। इंटू 15 करोगे तो कॉस्ट कॉलम में आ जाएगा। He provides you the further information. On 28 June 2011, he purchased 10,000 shares at 16 per share। कोई ब्रोकरेज है? नो, कोई ब्रोकरेज नहीं है। ऑन 1 अगस्त 2011 पी लिमिटेड इशूड। पी लिमिटेड कौन हुआ? पी लिमिटेड हुआ रजत, जिस कंपनी का शेयर होल्ड कर रहा है। तो पी लिमिटेड क्या कर रहा है? 1 अगस्त को बोनस दे रहा है, 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 6 शेयर हेल्ड। मतलब अगर आपके पास 6 शेयर है आपको 1 मिलेगा, अगर आपके पास 12 शेयर है तो आपको 2 शेयर मिलेगा। On 31st October 2011, directors of P Limited announced a right issue। पहली बार हम लोग का right issue आया, which entitles the holder to subscribe, देखो ratio, 3 shares for every 7 shares at 15 per share। आप खरीद सकते हो, नहीं भी खरीद सकते हो, या आपके ऊपर। खरीदोगे तो 15 रुपया देना पड़ेगा। शेयर होल्डर्स कैन ट्रांसफर देयर राइट्स इन फुल और इन पार्ट, ये नहीं भी बोलता तो हमको पता है। अब रजत क्या कर रहा है? देखो, रजत सोल्ड 1/3 ऑफ द एंटाइटलमेंट, जितना भी उसका राइट था वो अपना 1/3 उमंग को बेच दिया 2 रुपया के में। ये 2 रुपया प्योर प्रॉफिट जो पीएल अकाउंट में आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कोई काम का नहीं है। एंड सब्सक्राइब द रेस्ट, मतलब 2/3 अपना पॉकेट से वो पेमेंट किया। यहाँ पर कम राइट के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो आपको उतना दिमाग लगाने का है नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड सम, कोई सेल वगैरह है नहीं, तो लेटस कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स में क्या क्या बोनस होगा, क्या राइट शेयर्स होगा, उसको एक बार कैलकुलेट करेंगे तो बेटर होगा हम लोग के लिए। सबसे पहले वर्किंग नोट, तारीख फर्स्ट वाला 1/4/11, बैलेंस इज इक्वल टू 50,000 शेयर्स। ठीक है, फिर 1/4 के बाद 28 जून बॉट 10,000 शेयर्स। टोटल कितना हो गया?
60,000 शेयर। उसके बाद 20 जून के बाद 1 अगस्त बोनस 1 for every 6, तो 60,000 के लिए 10,000। वी आर ओनली कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ शेयर। हो गया कितना? 70,000 शेयर मेरे पास। उसके बाद 31 अक्टूबर राइट एंटाइटलमेंट माइंडेड, ये आप प्लस मत करना, ये हम लोग निकाल रहे हैं कि उसको कितना राइट शेयर मिला कंपनी से। तो 70,000 का मेरा शेयर था ऑलरेडी, और रेशियो बोला है 3 शेयर्स फॉर एवरी 7, 3/7, 30,000 शेयर्स का आपके पास राइट आया है। ये 30,000 का क्या हुआ? 30,000 का 1/3 उसने बेचा और 2/3 वो अपना खरीद लिया, राइट? देयरफॉर राइट एंटाइटलमेंट किसको बेचा था? सोल्ड टू उमंग, इज इक्वल टू 30,000 इंटू 1/3, 10,000 शेयर। प्रोसीड्स फ्रॉम द अबव ऑफ रुपीज, ब्रैकेट में दिखा रहे 10,000 को बेचा था कितना रुपया में? 2 रुपया में। 20,000 shall be credited to PL, इन्वेस्टमेंट में नहीं आएगा। वन थर्ड बोले दिए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल 3/7 आपको मिला, 30,000 का 1/3 आपने बेचा, 30,000 का 2/3 आपने खरीदा। तो प्रोसीड फ्रॉम द अबव ऑफ ₹20,000 शैल बी क्रेडिटेड टू PL अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। राइट शेयर्स परचेस्ड इज इक्वल टू 30,000 का 2/3, 20,000 शेयर्स, अमाउंट पेड 20,000 शेयर। कितना रुपया करके पेमेंट किया? 15 रुपया करके था। ₹3 लाख। ये वर्किंग हो जाता है तो हम लोग का अकाउंट बहुत सिंपल हो जाएगा। अभी एवरीबडी प्लीज रिवाइज, इफ यू हैव एनी क्वेरीज आस्क मी। सो इन द बुक्स ऑफ रजत, इन्वेस्टमेंट अकाउंट for the year ending 31/3/12, क्या खरीदे हम लोग? हम लोग खरीदे इक्विटी शेयर्स ऑफ पी लिमिटेड, ब्रैकेट में डाला है ये, इक्विटी शेयर्स ऑफ पी लिमिटेड।
डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, कॉस्ट। स्टार्ट प्रिपेयरिंग। डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, कॉस्ट। डेबिट, क्रेडिट। सबसे पहले उसके पास पहले से था, तो 1, 4, 11 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। 50,000 फेस वैल्यू बोला था, तो 50,000 इंटू 10, 5 लाख। 5 लाख, 50,000 इंटू 15, 7,50,000। After that, he purchased again कब? 20th June to bank। 10,000 into 10, 1 लाख। 10,000 into 16, 1,60,000। फिर देयर वाज अ बोनस 1 अगस्त 2011, टू बोनस। बोनस में हम लोग वर्किंग नोट बनाए थे। कितना था? 1/6 ना, 10,000 शेयर था सर। बोनस 10,000 शेयर, फेस वैल्यू में 1 लाख। बहुत मन करेगा कॉस्ट में कुछ अमाउंट डालने का, बोनस फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके बाद देखो, राइट शेयर मिला है उसको 31 अक्टूबर को, लेकिन वो राइट शेयर खरीदा कब? वो खरीदा 5 नवंबर को। तो आपको 5 नवंबर का डेट देना है। टू बैंक, ऊपर में ही किए थे हम लोग। 3 लाख, फेस वैल्यू 2 लाख। लास्ट 31/3/12 बाई बैलेंस कैरेड डाउन। सर मुझे राइट शेयर बेचा, वो तो पीएल अकाउंट में आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। 5, 6, 7, 2, 9 लाख। 7, 6, 8, 9 लाख, 10, 12,10,000। दैट्स ऑल। ये सम खत्म। जल्दी से रिवाइज करो। सम नंबर 10। सम नंबर 10 में दो ठो मेन इश्यूज है which makes this sum different from the previous sum। एक छोटा सा डिफरेंस जो जिसके लिए सम में ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो है इस सम का क्लोजिंग डेट। आपका सुंदर ने बोला 1/4/2012 में उसके पास बैलेंस था, लेकिन आपको बोला गया लास्ट लाइन कि फॉर योर एक्सरसाइज एज्यूम दैट द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर 2012। मतलब 9 महीने का सिर्फ अकाउंट। सिर्फ 9 महीना का अकाउंट होगा सर। क्या कर सकते हैं? कोई उपाय नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरे को एक जन अभी क्वेश्चन पूछ रहा था, सर देन डिविडेंड क्या कैलकुलेशन होगा? 31 मार्च को लेकर कैलकुलेशन होगा या 31 दिसंबर? डिविडेंड मंथली कैलकुलेशन नहीं होता है, डिविडेंड ईयरली कैलकुलेशन होता है। हम लोग का अगर ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या गवर्नमेंट बॉन्ड्स होता तो हम लोग मंथली कैलकुलेशन करते कि 9 महीना के लिए होता या 12 महीने के लिए होता।
लेकिन डिविडेंड में ऐसा कुछ नहीं होता। डिविडेंड में आपका जो परसेंटेज बोला जाएगा उसको फेस वैल्यू के ऊपर इंटू करोगे, डिविडेंड कैलकुलेशन हो जाएगा, नो मंथली कैलकुलेशन। अब सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज टू बी डिस्कस्ड बिफोर स्टार्टिंग द सम, हम लोग का डिविडेंड कंपनी में कॉर्पोरेट डिविडेंड कैसे दिया जाता है? एक फाइनेंशियल ईयर में से इन दिस सम के हिसाब से आप सोचो, ये 1/4/12 में हो रहा है, तो फाइनेंशियल ईयर 2011-12 और फाइनेंशियल ईयर 2012 एंड 13, इस साल में जो भी डिविडेंड होगा प्रोपोज्ड, वो सब डिविडेंड पेड होगा नेक्स्ट ईयर। गेटिंग मी एवरीबॉडी? अगेन इस साल में जो प्रोपोज होगा वो पेमेंट होगा नेक्स्ट ईयर में। तो कॉर्पोरेट्स में, कंपनीज में डिविडेंड्स ऐसा ही दिया जाता है कि जिस साल में आपका पैसा, आप प्रॉफिट कमा रहे हो, आपने सोचा कि अभी डिविडेंड देना है, उस साल का आप पूरा अकाउंट्स बंद करोगे, उस साल में आप एक परसेंटेज मान लोगे कि हम लोग इतना रुपया डिविडेंड दे सकते हैं, उसको क्या लगता है प्रोपोज डिविडेंड। अब तक दिया नहीं है, अब साल खत्म होगा, देखा जाएगा कि सचमुच हम लोग का कंडीशन सिचुएशन कैसा है। मीटिंग ऑर्गेनाइज होगा, एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग नॉर्मली टेक्स प्लेस आफ्टर द ईयर एंड, 31 मार्च में अकाउंट फाइनलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद 1-2 महीना बाद एजीएम होल्ड होता है। उस एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा या डिक्लेयर किया जाएगा डिविडेंड को। ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि आपने जितना प्रपोज किया है उतना ही डिविडेंड देना पड़ेगा। मैंने बोला 10% का डिविडेंड देना है शायद, फिर नेक्स्ट ईयर जब एजीएम हो रहा है साल खत्म होने के बाद, हम लोग बोला नहीं नहीं नहीं, प्रॉफिट में थोड़ा कमती हो गया था, 10% ज्यादा हो रहा है, 6% डिविडेंड दो। तो इन कंपनीज डिविडेंड्स आर डिक्लेयर्ड इन द नेक्स्ट ईयर, प्रोपोज इन द करेंट ईयर। हम लोग का ईयर वी आर बॉदर्ड अबाउट दिस ईयर। डिविडेंड्स ये किसका बना रहे हम लोग? सुंदर का बना रहे, राइट? सुंदर का अकाउंट्स वो कैलेंडर ईयर में बंद कर सकता ही है, लेकिन सुंदर जिस कंपनी का शेयर होल्ड कर रहा है, कौन सा कंपनी का? एक्स लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड तो अपना डिविडेंड्स को फाइनेंशियल ईयर हिसाब से ही जाएगा। तो 11-12 का डिविडेंड वो कब देगा? 12-13 को। नाउ 12-13 में ओपनिंग बैलेंस ऑफ शेयर्स, जो भी शेयर्स क्या नाम था सुंदर के पास था इस तारीख में, इस साल का बिगिनिंग में, वो सब कब खरीदा गया था? पिछले का साल या और भी पहले का साल। तो उसमें मेरे को डिविडेंड मिलेगा इस साल में, तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, वो मेरा प्योर प्रॉफिट हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, पीएल में आ जाएगा। गेटिंग मी? लेकिन अगर आपने 1/4/12 को यहां पर लिख रहा है, 1/4/12 में से परचेस्ड सम शेयर्स, ठीक है, और 1/5/12 को रिसीव डिविडेंड, फ्रॉम एक्स लिमिटेड। ये सुंदर का बुक एग्जाम्पल दे रहा है, क्वेश्चन के साथ कोई रिलेशन नहीं है। आपके पास ऑलरेडी बैलेंस था 1/4/12 को, आपने एक और शेयर्स खरीदा और कुछ शेयर खरीदा साल का बिगिनिंग में। अब डिविडेंड कब मिलता है? जैसे साल शुरू होता है तब। नो, हम बोला था एजीएम होगा 1-2 महीना बाद, तो 1-2 महीना मतलब से मई का महीना में आपको डिविडेंड मिला। तो ये जो डिविडेंड मिला आपको, ये डिविडेंड आपको मिलेगा किसके ऊपर? ऑन एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस परचेज ऑन
1/4/2012, जो शेयर आपको पहले से था उसके ऊपर तो डिविडेंड मिला ही है। अब आप 1/4 को 1 अप्रैल को कुछ शेयर खरीद लिया, उसके ऊपर भी आपको डिविडेंड मिल गया। मतलब आप 1 अप्रैल को जो शेयर्स खरीदा वो कितना महीना होल्ड किया? सिर्फ अप्रैल का महीना। और देखो आपका लक कितना अच्छा है, 1 महीना होल्ड किया, 1 महीने के अंदर में आपको डिविडेंड मिल गया। कब? 1 मई को। बट ये डिविडेंड तो आपको मिलना नहीं चाहिए। ये डिविडेंड जो हम लोग कभी दिया जा रहा है, ये कौन सा साल का डिविडेंड दिया जा रहा है? डिविडेंड इज पेड फॉर दिस ईयर। 11/12 का डिविडेंड 1 मई को आपको मिल रहा है। तो क्या 11/12 में आपने ये परचेस किया था? नो सर, ये तो मैंने करंट ईयर में खरीदा था, तो इसके ऊपर हम लोग को डिविडेंड नहीं मिलना चाहिए। तो देयरफॉर 1/4/12 में जो भी मैंने शेयर्स खरीदा है, दिस आर ऑल कम डिविडेंड। कम डिविडेंड मतलब इसके अंदर डिविडेंड घुसा हुआ है। दैट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ सच शेयर्स। तो हम लोग को जो भी डिविडेंड मिला फॉर द न्यू परचेज, वो हम लोग कॉस्ट से माइनस कर देंगे, बिकॉज वी आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट दोज डिविडेंड। ये मेरा इनकम हो ही नहीं सकता है। सर कॉस्ट से क्यों माइनस करेगा? इसका मतलब होता है आपने जो 1/4/12 में शेयर खरीदा, इट्स लाइक आपको ऑलरेडी पता था कि कंपनी डिविडेंड देने वाला है। कैसे? क्योंकि कंपनी तो प्रपोज करता है, प्रपोज तो पहले ही कर चुका था। तो आपने जानबूझ के 1 अप्रैल को शेयर खरीद लिया ताकि आपको 1 महीने के बाद डिविडेंड मिल जाए। तो दैट इज लाइक एडजस्टेड फ्रॉम योर कॉस्ट। आप ज्यादा दाम पे शेयर खरीद रहे हो 1/4 को, क्यों? क्योंकि आपको पता है डिविडेंड मिलने वाला है। तो देयरफॉर वो वहां से डिविडेंड माइनस करेंगे, कॉस्ट आ जाएगा। तो इसको कहलाता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड। जस्ट एक बार नोट लिख लो अपना अंडरस्टैंडिंग के लिए, फिर क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा। डिविडेंड ऑन शेयर्स which were purchased during the current year shall be regarded as pre-acquisition dividend. प्री एक्विजिशन डिविडेंड मतलब आपका एक्विजिशन करने से पहले का डिविडेंड है, बट आपने अचानक वो शेयर को खरीद लिया तो आपको वो डिविडेंड मिल गया। दिस डिविडेंड shall be adjusted against the cost of shares bought during this year. Assuming कम डिविडेंड, कम डिविडेंड जैसा एडजस्टमेंट हो रहा है क्योंकि उसका प्राइस ज्यादा है। जब भी कंपनी प्रपोज किया था लास्ट ईयर, प्रपोजल के बाद से कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ जाता है क्योंकि एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग कि अरे डिविडेंड मिलेगा, शेयर खरीद लो। तो शेयर का प्राइस बढ़ गया, वो जो जितना से बढ़ गया वो बढ़ा क्यों? वो डिविडेंड के लिए ही बढ़ा ना। तो देयरफॉर इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द ट्रू कॉस्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, हम लोग को डिविडेंड को एडजस्ट करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस से। ये सब में करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। याद रखना इसको क्या बोलता है, इसको कहलाता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड। अब सपोज आपको 1 मई को डिविडेंड मिला, जो 1 अप्रैल को शेयर खरीदा था उसके वहां से कॉस्ट में माइनस कर दिया, चलो ये भी ठीक है। अब आपने डिविडेंड मिल जाने के बाद कुछ और शेयर खरीदा, डिविडेंड मिल जाने के बाद से 1 जून में आपने फिर से शेयर खरीदा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा बिकॉज यू हैव ऑलरेडी गॉट योर डिविडेंड। उसका प्राइस जो आपने पेमेंट किया वही रहेगा, यानी कि डिविडेंड मिल जाने के बाद का पीरियड का जो भी आप परचेस करोगे उसमें डिविडेंड को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन डिविडेंड मिलने से ठीक पहले जो हम लोग शेयर खरीदा करंट ईयर में, वो सब का डिविडेंड को प्री एक्विजिशन कहलाता है, वो हम लोग डिविडेंड को इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट से माइनस कर देंगे। लेट अस स्टार्ट द सम
वी विल गेट टू नो मोर एंड मोर. सब में बोला था सुंदर हैड 25,000 इक्विटी शेयर्स. अच्छा, वो पहले का वर्किंग नोट नहीं था, वो सिर्फ नोट था समझाने के लिए, वो आप एग्जाम में मत लिखना. तो 1/4/2012 बैलेंस इज इक्वल टू 25,000 इक्विटी शेयर्स. इसके बाद 20/6/2012 परचेज्ड 5,000 शेयर्स. इसके बाद राइट इशू का देखो, सॉरी पहले बोनस, वेरी सॉरी, बोनस का डेट है 16 अगस्त. टोटल कर लो 30,000. August 2012 बोनस में क्या बोला? 1:6 रेशियो. तो 30,000 शेयर था इंटू 1/6, 5,000 बोनस मिला आपको. कितना शेयर हो गया आपके पास? 35,000. इसके बाद आपको राइट इशू मिल रहा है 31 अगस्त. तो ये आप लिखोगे 31 अगस्त 2012 राइट एंटाइटलमेंट्स लिखना. अभी तक आपने नहीं खरीदा तो आप उसको शेयर नहीं बोल सकते हो. राइट एंटाइटलमेंट्स रिसीव्ड इज इक्वल टू 35,000. व्हाट इज द रेशियो? 3:7. 3/7, 7, 5, 5, 6, 15. 15,000 शेयर्स का मेरे को राइट्स मिला. ऑब्वियसली कुछ खरीदेंगे, कुछ बेचेंगे. Shareholders can transfer their rights in part or in full. Accordingly, Sundar sold 33.33% of his entitlement to Shekhar. तो आप लिखोगे right entitlements sold is equal to 15,000 शेयर्स इंटू 33.33%, और आप इसको 1/3 भी लिख सकते हो. 5,000 शेयर्स टू शेखर एट द रेट कितना में बेचा? 2 पर शेयर. प्रोसीड्स from the above sale of rupees 10,000 ब्रैकेट में दिखा दो 5,000 इंटू 2 shall be credited to PL. ठीक है. और क्या था? Remaining rights were bought for rupees कितना होगा? थोड़ा जगह छोड़ देता है, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं 15,000 इंटू 2/3 इंटू 15 रुपीज. तो 10,000 इंटू 15, 1.5 लाख रुपया में खरीद लिया आपने. ठीक है. दिस इज ₹15. अच्छा, थिंक फ्रॉम शेखर पॉइंट ऑफ व्यू. शेखर के लिए क्या हुआ? शेखर आपको लिया 2 रुपया, शेखर दिया कंपनी को 15 रुपया, तो शेखर को टोटल कितना देना पड़ा? 17 रुपया. ठीक है. दो हम लोग को शेखर को लेके कोई काम नहीं है. अब डिविडेंड को लेके काम है. एवरीबडी प्लीज गो थ्रू द पॉइंट. डिविडेंड्स, डिविडेंड फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/12, ये कंपनी का बात रेस्पेक्ट में बोला जा रहा है.
कंपनी का जो डिविडेंड है 31,312, मतलब कौन सा ईयर, डोंट राइट, 2011-12 का जो डिविडेंड है 20% करके कब मिला इसको, 31 अक्टूबर 2012, यानी कि ये कौन सा साल, 12-13 में आपको मिला। प्रपोज कब हुआ था, 11-12 में, मिला कब, 12-13 में। 31 अक्टूबर 2012 के पहले कौन सा शेयर है सर, बैलेंस है सर, तो इसके ऊपर डिविडेंड मिलेगा। सर परचेज है सर, इसके ऊपर मिलेगा। अब यहां पर बोल दिया है क्या गया एकदम ऊपर में देखो, पेज 120 का ऊपर में, नो डिविडेंड वाज पेएबल ऑन दिस शेयर्स, मतलब बोनस एंड राइट में नो डिविडेंड, तो इसमें बोनस डिविडेंड नहीं मिलेगा, इसमें भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो ये दोनों के ऊपर जहां पर मैंने टिक मारा है, इसके ऊपर मेरे को डिविडेंड मिलेगा, यानी कि 25 + 5 30,000। लेकिन किंतु परंतु 1/4/12 जब 25,000 शेयर था, ये ऑलरेडी मेरे पास था, यानी कि ये कब से था, लास्ट ईयर से था। लास्ट से मतलब 11-12, ये डिविडेंड कौन सा साल का मिल रहा है, 11-12 का मिल रहा है। तो 11-12 का जो डिविडेंड मिलेगा 25,000 शेयर के ऊपर, ये मिलेगा, तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, ये हक बनता है हम लोग का, इसके ऊपर डिविडेंड हम लोग को मिलना चाहिए, क्योंकि हम तब उसका शेयर्स का मालिक थे, कब से, लास्ट ईयर से। तो 11-12 में हम उसका मालिक था, तो 11-12 का डिविडेंड हमको अभी मिला, ये मेरा प्योर प्रॉफिट पीएल में जाएगा। लेकिन 20/6/2012 जिसको हम रेट से मार्किंग करेंगे अभी, ये जो 5,000 शेयर है कब खरीदा, 12-13 में, इसके ऊपर डिविडेंड मिल रहा है, हाँ सर इसके ऊपर तो डिविडेंड मिलेगा, लेकिन वो डिविडेंड कौन सा साल का है, 11-12 का है। इसको कहलाता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड। So the dividend for this particular 5,000 shares will be regarded as pre-acquisition dividend because जब जिस साल का डिविडेंड हमको मिला तब हम इसका मालिक था नहीं, तो इसका जो डिविडेंड होगा इसका कॉस्ट से माइनस हो जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे। देखो ये मैंने आपको सिखाया है, आपको पता है, तो आपको समझ में आ गया। इन दिस सम इट इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड कि आपको कॉस्ट से इसको एडजस्ट करना है। अगर नहीं बोलता, अगर क्वेश्चन में नहीं बोलता, क्या करते, 99% स्टूडेंट उसको कुछ नहीं करता, छोड़ के आ जाता, पीएल में डाल देता। नो, सिखा दिया है मैंने आपको, आप ऐसे टेबल बना लेना, ऐसे चार्ट बना लेना, और यहाँ पर देख लेना पिछला साल को जो डिविडेंड है तो इस साल मिल रहा है, इस साल का जो भी शेयर आप खरीदोगे दैट विल बी रिगार्डेड एज प्री एक्विजिशन। तो यहाँ कहाँ बोला है, अब देखो डिविडेंड का, वहां पर देखो डिविडेंड फॉर शेयर्स एक्वायर्ड बाय हिम ऑन 20/6/2012, 20/6/2012 मतलब ये वाला, आर टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ परचेज, अंडरलाइन होगा आपका बुक में, एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ परचेज, ये बोल दिया यहां पर, नहीं बोलेगा तब भी आप करोगे वैसा, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। ठीक है, तो इसका कितना होता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड, एक बार निकाल लेते हैं, वर्किंग नोट 2 बोल के लिख लो। डिविडेंड्स received on ओपनिंग बैलेंस में कितना था, 25,000 शेयर्स, इज इक्वल टू डिविडेंड, ऑलवेज फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेशन होता है, तो 25,000 इंटू फेस वैल्यू वॉज प्रोबेबली 10 रुपया करके, 10 रुपीज इंटू परसेंटेज ऑफ डिविडेंड 20%, तो 2.5 लाख का 20%, 50,000 रुपया टू बी क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, हक बनता है मेरे को ये डिविडेंड का। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑन कितना शेयर था, 5,000 इक्विटी शेयर्स, on 5,000 equity shares
इज इक्वल टू 5,000 इंटू 10 इंटू 20%, 50,000 का 20%, 10,000 shall be adjusted against cost. ओके, तो इसको कैसे पोस्ट करेंगे अकाउंट में सीख लेंगे। थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया कि नहीं बोलो। इफ यू कुड गो थ्रू यू विल फाइंड आउट देयर इज वन सेल, तो उसका प्रॉफिट और लॉस निकालना पड़ेगा, तो उसका वर्किंग नोट बना लेते हैं हम लोग। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। कोई ब्रोकरेज वगैरह है नहीं, रहता तो जैसे हम लोग पहले किए थे वैसा हो जाएगा। घबराओ मत, एग्जाम में क्वेश्चन पूरा सेम दे देगा, सिर्फ ब्रोकरेज ऐड कर देगा। तो दिस वे क्वेश्चन कैन गेट मॉडिफाइड। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सेल प्रोसीड्स। वी आर सेलिंग 25,000 इक्विटी शेयर्स। कौन सा वाला से ओरिजिनल, बोनस या राइट, क्या फर्क पड़ता है, हम लोग को तो एवरेज वाइज कैलकुलेशन करना पड़ता है। प्रीमियम ऑफ 5 स्टूडेंट लोग कर देता है इंटू 5। 10 रुपया फेस वैल्यू, 5 रुपया प्रीमियम, माने कि 15 रुपया में बेचा गया। तो 25,000 इंटू 15, 3,75,000 ऑब्वियस है, लेस कॉस्ट करके जगह छोड़ देंगे। लीव 2 or 3 लाइन्स एंड स्टार्ट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्या नाम है इन द बुक्स ऑफ सुंदर? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बहुत संभाल के, ये अगर नहीं लिखा तो मार्क्स काटेगा, क्योंकि यहाँ पर डेट को लेके ही झमेला है। और द ईयर एंडेड 31/12/12। ठीक है, क्या खरीदा हम लोग? इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, ब्रैकेट में डाल दो। आई एम प्रिपेयरिंग 2 कॉलम्स, फेस वैल्यू एंड कॉस्ट। डिविडेंड का कॉलम नहीं बना रहे। डेट, particulars, face value, cost. Date, particulars, face value, cost. डेबिट, क्रेडिट। ओके, और सबसे पहले उसके पास बैलेंस था, तारीख 1/4/12। 25,000 इंटू 10, 2.5 लाख। 25,000 इंटू 15, 3,75,000। After this, he purchased another one, 20/6/2012, to bank, 5,000 शेयर्स, मतलब 50,000 फेस वैल्यू। 50,000 फेस वैल्यू इंटू 16, 5,000 इंटू 16, 80,000। After that, तारीख 16/8/2012, टू बोनस। फ्लो में आ जाता है बहुत जन, बैंक लिख लेता है, संभाल के।
हम तो भूल गया कितना था, 50,000 था शायद, 5,000 नील। चेक कर लेता है एक बार। यस, आफ्टर दैट राइट इशू हुआ था। राइट इशू का पेमेंट ड्यू डेट 30 सितंबर को, तो हम लोग 30 सितंबर को ही खरीदेंगे। टू बैंक राइट शेयर्स, या वर्किंग नोट 1 बोल के भी लिख सकते हो। वर्किंग नोट 1 में हम लोग को लिखा था रिमेनिंग राइट्स वेर बॉट फॉर 1.5 लाख रुपया। हाउ मेनी शेयर्स? 10,000। 10,000 मतलब 1 लाख। और सर जो बेचा वो तो पीएल में आएगा, यहाँ नहीं आएगा। इसके बाद डिविडेंड 31 अक्टूबर। बाई बैंक, पता है कौन सा वाला? वर्किंग नोट नंबर 2, जो कॉस्ट में एडजस्ट होगा। अगेंस्ट कॉस्ट 10,000। नाउ वी विल प्रिपेयर प्रॉफिट और लॉस जो सेल हुआ था 15 नवंबर। बाई बैंक, फेस वैल्यू 2.5 लाख, 3,75,000। नाउ लेट अस कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। कैसे निकालेंगे? एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जैसे हम लोग पहले किए थे, पूरा कॉस्ट कलम को टोटल करके माइनस 3,75,000 प्लस 80,000 प्लस 1,50,000 माइनस 10,000 होल डिवाइडेड बाई 2,50,000 प्लस 50,000 प्लस 50,000 प्लस 1 लाख इंटू 2.5 लाख का कितना होगा? कैन यू ऑल सॉल्व दिस प्लीज? 3,75,000 प्लस 80,000 प्लस 1.5 लाख माइनस 10,000 डिवाइडेड बाई 3, 3.5, 4.5 इंटू 2,50,000। अच्छा एक सेकेंड, हाँ, सोल्ड 25,000 इक्विटी शेयर था ना, हाँ, तो इट्स कमिंग टू 330,556। प्लीज क्रॉस चेक। 44,444 का मेरा प्रॉफिट आया। इज द कैलकुलेशन ओके एवरीबॉडी? तो 2PL 15 दिसंबर 2012 44,444 वर्किंग नोट नंबर 3। अब आप लोग बैलेंस कर लेना इसको। बस इसका मार्केट वैल्यू तो कुछ बोला नहीं है, तो नो नीड टू क्रॉस चेक कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर करके। तो प्लीज कैलकुलेट बाई बैलेंस CD डेट 31 दिसंबर 2012। बैलेंस कतो बिगिन ऑन। Thus we are having a balance sales value में 2 लाख and cost column में 2,64,444। That's all for today. Thank you everybody.
रिवाइज करोगे, डाउट होगा तो पूछ लेना।